गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रबंध के महत्व, है ना। अब महत्व के बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है वो है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति देखिए उतनी ही पुरानी है जितना पुराना हमारा सभ्यता है। तो सभ्यता के साथ साथ प्रबंध का भी विकास हुआ। तो हम इसको कितना पुराना मान सकते हैं? हमारी सभ्यता का जितना हम इसको पुराना मान सकते हैं। तो धीरे धीरे समाज का विकास हुआ और उसी प्रकार से प्रबंध का भी विकास हुआ। वर्तमान समय में संगठन को एक विशिष्ट लक्षण के रूप में माना गया है, जो एक सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग करता है। इसलिए एक विशिष्ट संगठन के रूप में इसको जाना जा सकता है। ठीक है, इसमें हमको प्रबंध शब्द दिया है। प्रबंध, ये जो शब्द है इसको कई अर्थों में ग्रहण किया जा सकता है। इसके कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। इसके क्या क्या अर्थ हैं ये हम आज जानें। तो देखो, आज जो प्रबंध है उसको जो जितने भी अर्थों में इसको ग्रहण किया गया है, उसमें सबसे पहली बात हम इसके कला और विज्ञान की हम कर सकते हैं कि प्रबंध एक कला भी है, प्रबंध एक विज्ञान भी है। तो कला और विज्ञान क्या है? प्रबंध कला है, प्रबंध विज्ञान है। तो पहले सबसे पहले कला क्या है और विज्ञान क्या है इसको समझना होगा, तभी हम समझ सकेंगे कि प्रबंध का मतलब जो है वो कला कैसे है और प्रबंध विज्ञान कैसे है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे प्रबंध को कई अर्थों में जो ग्रहण किया जा सकता है उस सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि प्रबंध का अध्ययन का जो विकास है वो बीतते समय के आधुनिक संगठनों के साथ साथ हुआ। प्रबंधकों के इसमें जो अनुभव हैं, उनके जो आचरण हैं या जो उनके द्वारा सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका भी धीरे धीरे विकास हुआ था। तो हम कला और विज्ञान को पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम ये देख सकते हैं इसमें कि जैसे जैसे इसका प्रबंध का विकास हुआ उसके साथ उसमें किस चीज़ को काम में लिया गया, उन चीज़ों को काम में लिया गया जिसको कि लोगों ने, जो प्रबंधकों ने उसको काम में लिया। तो उसमें प्रबंधकों ने अपने जितने भी अनुभव थे उनका उपयोग किया। अनुभवों के आधार पर उन्होंने सिद्धांतों को तैयार किया। उन सिद्धांतों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आया, अब क्या आया? प्रबंध एक कला के रूप में। कला क्या है? कला से अभिप्राय है इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति दक्ष होता है, वह उसका क्या कहलाती है? कला कहलाती है। तो इसका अध्ययन करने के लिए हम कि प्रबंध एक कला कैसे, पहले तो हमने कला की बात करी। देखो, कला कला का अभिप्राय ये नहीं है कि इसमें एक कलाकार है ना। तो एक कलाकार, मान लीजिए कोई नृत्यक डांसर है, तो उसको जो डांस की जो विधाएं होती हैं, यानी नृत्य की जो विधाएं होती हैं वो तो समान होती हैं, लेकिन उसको उपयोग में लेना, है ना, उसको उपयोग में लेने वाला जो कलाकार है वो अपने जिस ढंग से उसका उपयोग करता है वह उसके नृत्य को निखारती है, वह उसकी कला कहलाती है ना। तो प्रबंध में कला का क्या महत्व है ये हम पढ़ेंगे कि प्रबंध में कला के जितने भी गुण हैं उनका वो गुण इसमें शामिल हैं या नहीं है। तो सबसे पहली बात आती है सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कौन सा ज्ञान? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक ज्ञान का होना आवश्यक है। यानी प्रबंध अगर एक कला के रूप में माना जा रहा है तो प्रबंध में सैद्धांतिक ज्ञान का हो तो वो कला के रूप में इसको माना जा सकता है। तो क्या प्रबंध में सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं, यानी कला के जो गुण हैं ये सैद्धांतिक ज्ञान का ये इसमें शामिल है, तो प्रबंध एक कला के रूप में मानी जा सकती है। तो कला यह मान करके चलती है कि कुछ सिद्धांत ज्ञान पहले से है, सैद्धांतिक जो उसके सिद्धांत है वो पहले से हैं। विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए नृत्य, जन संबोधन, भाषण, कला तथा संगीत और साहित्य, इन पर सब चीज़ों पर ये लागू होते हैं सैद्धांतिक ज्ञान। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या प्रबंध में भी शामिल हैं? अगर ये प्रबंध में शामिल हैं तो ये
प्रबंध एक कला के रूप में माना जा सकता है। इसी तरह से व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग, दूसरी इसका जो विशेषता बताई है वो दिया है इसने, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। देखिए, जो सैद्धांतिक ज्ञान है जो हमने बात करी, उसको उस ज्ञान को हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उपयोग करता है। तो क्या इसमें वो चीज़ें शामिल हैं? ये एक मूलभूत बात है कि हर व्यक्ति जो है, जितने भी सिद्धांत बने, जो विधाएं हैं, उनका उपयोग अपनी योग्यता के अनुसार करता है। उसकी दो लोग हैं, एक समान तरीके का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने का जो ढंग है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। तो जैसा वो उपयोग में अपनी योग्यता के अनुसार लेता है, वैसे ही उसमें अलग अलग निखार भी आता है। तो हमारे जो बुक में दिया गया है, इसके अनुसार मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। कला इसलिए अत्यंत ही व्यक्तिगत अवधारणा है। उदाहरण के लिए, जैसे दो नर्तक हैं, तो दो वक्ता हैं या दो कलाकार हैं या दो लेखक हैं, वे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करेंगे। तो आज बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इसकी अगली जो दो विशेषताएं और जो रह रही हैं विशेषताएं, उनको हम बाद में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।